हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बात की है पर्यावरण की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि जो सतत विकास है उसकी। अब उसी चैप्टर को हम लोगों ने काफी डिटेल में काफी अच्छे से पढ़ा है, लेकिन ये बहुत क्विक रिवीजन है जिसमें हम पूरे चैप्टर का सारांश है उसको बहुत जल्दी फटाफट करके देखेंगे। तो रिकैप कर लेते हैं इसमें सारांश। ठीक, सबसे पहले बात की थी कि जो पर्यावरण है ना उसके 4 काम हैं। कितने काम हैं? 4 हैं। क्या क्या है? पहला तो यही है कि संसाधनों की आपूर्ति करता है, जो सप्लाई होती है किसकी, जो भी रिसोर्सेस हैं, कुछ भी करना में रिसोर्सेस की आवश्यकता है तो उसकी सप्लाई भी कहां से होती है? जो भी हमारा पर्यावरण उसी से होती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है इसमें कि जो अपशिष्ट विसर्जन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्टिमुलेट्स वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोगों का जीवन है, पहले प्राकृतिक रूप से भी कोई भी जीव जंतु की मृत्यु हो जा रही है तो उसके बाद से, उसके मृत्यु के बाद से फिर से जो जिन चीजों से मिलकर के वो बना है वापस कैसे प्रकृति में एस्टिमुलेट हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं, जिससे कि किसी भी तरह की जो बीमारियां हैं या फिर जो बने बनाए इकोसिस्टम्स हैं उनमें डिस्टर्बेंस ना हो। डिस्टर्बेंस होगा लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अभी हम लोगों का औद्योगिकरण हुआ उसके बाद से हम लोग बहुत ही ज्यादा वेस्ट बनाने स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें पर्यावरण का जो वेस्ट एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उससे ज्यादा हम लोग समस्याएं पैदा करने लगे हैं। ठीक है, तो उसके बाद भी पर्यावरण अवशोषित तो कर ही रहा है, तो क्या कर रहा है, जो अपशिष्ट है उसका विसर्जन कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए जैसे ये सब गंदगी फैली हुई है, अब वो उतनी तेजी से गंदगी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं, ये तो आपको दिख रहा है, ये जो रेड टी शर्ट में है ना, ये लोग क्या करते हैं, समुद्र में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा कूड़ा होता चला जा रहा है। खासतौर से ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में एक कोस्ट पर बहुत ही ज्यादा समस्या आने स्टार्ट हो गई है। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह का काम कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पर्यावरण का दूसरा काम है। तीसरा काम क्या है, जेनेटिक और जैविक। जैविक मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात होती है और बायोडाइवर्सिटी की बात होती है। ठीक है, ये प्रदान करते हुए जीवन का पोषण। ठीक, तो हम लोगों ने बचपन से एक चीज पढ़ी हुई थी जिसको हम लोग बोला करते थे फूड चेन। क्या बोलते थे? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो फूड चेन में क्या होता था कि कौन किसको खाएगा। ठीक, और उसी में क्या हो जाता था, एक तरह से लोगों का मतलब यहाँ पर जीव जंतुओं की आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता रहती है, और वो निर्भरता एक दूसरे का भरण पोषण भी कर रही होती है। और जहां पर किसी भी एक तरह की प्रजाति की बहुत ज्यादा संख्या नहीं हो पाती है, क्योंकि वो खाद्य श्रृंखला इस तरह से बन जाती है धीरे धीरे करते हुए कि सारी चीजें अपना एक तरह का बैलेंस बना रहता है, इकोसिस्टम बना रहता है। तो वहां पर क्या क्या हो जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की भी बहुत ज्यादा, मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताया था कि ह्यूमंस में भी आप जितना ज्यादा डिस्टेंट किसी दूसरे ह्यूमन के साथ अगर पॉस्टेरिटी आ रही होती है, अगली पीढ़ी आ रही होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि उस तरह की पॉस्टेरिटी के ज्यादा अच्छे से सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैव विविधता जो है ना, जेनेटिक पूल उतना बड़ा हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको डिटेल में पहले पढ़ाई हुई थी। और बायोडाइवर्सिटी भी क्या करती है, ये भी ओवरऑल इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और ये तीसरा काम है। ठीक, और जो चौथा है वो तो हो जाता है सौंदर्य। सौंदर्य लिखा हुआ है यहाँ पे, सौंदर्य हो जाएगा, सौंदर्य सेवाएं। ठीक है, आप देखते हो प्रकृति तो आपको अच्छा लगता है, देखिए कितना अच्छा व्यू है, इस तरह की चीजें। तो ये 4 हमारे पर्यावरण के प्रमुख काम हो गए। अच्छा, फिर क्या आता है, जनसंख्या विस्फोट हो रही है बहुत तेजी से। पिछले 100 वर्ष में लगभग 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है। ठीक है, पूरे दुनिया की अगर बात की जाए तो 3 गुना हो गई है पिछले 100 वर्ष में। इससे क्या हुआ है, जो भी हमारा पर्यावरण है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा है, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग तो होगा ही होगा, ऐसी स्थिति बन गई है। अच्छा, प्रचुर मात्रा में उपभोग होने लगा है। हम लोगों की पहले की जो लाइफ स्टाइल हुआ करती थी, हम लोगों का मतलब जो मनुष्यों की थी, उसमें भी बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। संसाधनों को हम लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते चले जा रहे हैं। जैसे अभी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका जैसे देश हैं, वहां पर आमतौर पर प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है वो बहुत ही ज्यादा है हमारे देश से। ऐसे जो और विकासशील देश है उनकी तुलना में बहुत ज्यादा है। तो वो क्या रहा है, हम लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं। तो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। कार्बन उत्सर्जन में क्या हो जाता है, मेनली CO2 का जो एमिशन है वो आ जाता है, और बाकी नॉन वेस्ट की तरफ भी लोग बढ़ते आ रहे हैं, तो मीथेन का उत्सर्जन भी बहुत हो रहा होता है। तो उसमें हो क्या रहा है कि एक तो जनसंख्या बढ़ी है। ठीक, 2 चीजें हो गई हैं, पहले तो लोग ही कम थे, अब लोग हो गए बहुत ज्यादा। दूसरी चीज, पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, लोग ज्यादा हो गए और हर इंसान भी ज्यादा ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो अचानक से प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ गया है। ठीक, और कितना हुआ है, 100 वर्ष में। पृथ्वी के हिसाब से आप देखोगे तो 100 वर्ष कोई समय नहीं है पृथ्वी की तुलना में, वहां पर एकदम से इतनी तेजी से चीजें बदल जाए। ठीक, अच्छा, और क्या है, उत्पादन ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है। मैंने आपको पहले बताया था, बिल लाई नाम का एक साइंटिस्ट है, और
उनका एक प्रोग्राम आता द साइंस गाय करके, तो उन्होंने एक जगह पर ये बताया था कि ऐसा हुआ है 2013 और 14 में ऐसा हुआ था कि प्रकृति जो पृथ्वी की सतह है उसमें जितनी भी मिट्टी को इधर उधर करके हटा रही होती है, जो इरोड कर रही होती है, इरोजन हो रहा होता है, उससे ज्यादा अब इंसान करने लगे हैं। तो इंसानों का इतना बड़ा प्रभाव पड़ने लगा है पूरी दुनिया पर, ठीक है। तो इन सबसे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने लगा है, दबाव पड़ने लगा है पर्यावरण के ऊपर। अच्छा, फिर क्या है, भारत में विकास कार्यों ने, उसका हम लोगों ने भारत में विकास कार्यों की बात की थी, सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव डाला है। इससे मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ, आजादी के बाद हम लोगों ने काफी काम करने की कोशिश की, कई चीजें अच्छी रही आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से देखेंगे, लेकिन पर्यावरण ने बहुत ज्यादा इसकी कीमत चुकाई है। और इसमें जो हमारी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो जंगलों की काफी निकटता में रहते हैं, उन लोगों को काफी समस्या होना स्टार्ट हुई। और अब पूरा जो हमारा मानव समाज, उसमें प्राकृतिक रूप से काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो गई। सोशल कॉस्ट, हम लोगों ने इसमें हेल्थ कॉस्ट की बात की थी, जहां पर पर्यावरण की वजह से ही दिल्ली जैसे जो क्षेत्र है जहां पर इतना ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो हेल्थ कॉस्ट है बढ़ जाती है, 7 साल औसतन उम्र कम हो जाती है, इस तरह की चीजें निकल करके आती है। तो ये हुआ है। अब 2 प्रकार के संकट हैं अभी भी, अगर हम लोग भारत में पर्यावरण की बात करें, किस किस तरह के। पहली तो बात यह है कि बहुत ही सारे लोग ऐसे हैं जो निर्धनता जनित जीवन जीने को मजबूर है। और इससे क्या हो जाता है, निर्धनता से क्या मतलब जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे, हम लोग पहले के अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब इतनी ज्यादा गरीबी है, और माना ही जाता है अर्थशास्त्र में कि सारे लोगों को कुछ निश्चित वस्तुएं और सेवाएं अगर आप उपलब्ध करा दे रहे हो तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। अब उन वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अल्टीमेटली संसाधनों का ही प्रयोग होगा, तो उन संसाधनों पर और दबाव पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को गरीब तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस वजह से निर्धनता जनित पर्यावरण क्षय का है, यह पहला एक संकट है कि आपको अभी भी करीब करीब 20 से 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, अगर आप 20 करोड़ भी मान लो, तो 20 करोड़ लोगों को आपको गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आना है, जो एक कोई छोटी संख्या नहीं है, ठीक। तो ये समस्या है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, औसतन जो भी लोग है ना, संकट संपन्नता तथा तेजी से बढ़ते औद्योगिक क्षेत्र से हो रहे प्रदूषण का है, ये दूसरा संकट है। संपन्नता आ गई, मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है इंडिया में, हालांकि अभी तो रुक सा गया है जो साइज था। अब मिडिल क्लास आता तो बहुत तेजी से कंजम्पशन बढ़ता है। देखिए, पहले क्या होता है, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो बहुत कम कंज्यूम कर रहा होता है, फिर मिडिल क्लास आती है तो एकदम से कंजम्पशन बढ़ जाता है, उसके बाद आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा तो आप बहुत ज्यादा कंजम्पशन नहीं बढ़ाते हो, आप क्या करते हो, फिर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो। तो कंजम्पशन जो बहुत तेजी से बढ़ता है वो बढ़ता है मिडिल क्लास से, और मिडिल क्लास बहुत तेजी से भारत में बढ़ी है तो बहुत ही तेजी से कंजम्पशन बढ़ने लगा है, ठीक। तो एक तो ये समस्या है। दूसरा क्या है, बढ़ता औद्योगिक क्षेत्र से, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा होता है वो अल्टीमेटली क्यों होता है भाई, उद्योग कुछ ना कुछ तो वस्तुएं बना ही रहे हैं और उन वस्तुओं का सेवन जनसंख्या कर रही है। तो अगर ज्यादा मांग होगी वस्तुओं और सेवाओं की तो और ज्यादा प्रदूषण होगा, और क्योंकि और ज्यादा इंडस्ट्रीज लग रही होंगी। तो ये 2 चीजें हैं जिनको हम रोक नहीं सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि गरीब लोगों को गरीब ही रहने दो, लोगों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध ना कराओ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और दूसरा, जिनके पास पैसा आ रहा है उन लोगों की भी जो प्रवृत्ति है वो कंज्यूमरिज्म की तरफ है। किसकी तरफ है, कंज्यूमर समझते हैं, जो कंज्यूमर लोग भुगता, तो कंज्यूमरिज्म बोलते हैं कि हर चीज खरीदते जाओ, इसकी तरफ प्रवृत्ति बनी हुई है। यहाँ पर काफी जगह पर हम लोग ऐसा कर सकते, कोशिश कर सकते हैं जो अनावश्यक चीजें उनका उपभोग ना किया जाए, लेकिन फिर भी अभी जो मूवमेंट है वो इस तरह बना हुआ है। तो ये 2 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जो भारत में पर्यावरण के प्रति आते हैं। अच्छा, फिर क्या है, सरकार अनेक प्रकार के प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करने का यत्न कर रही है, फिर भी धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग जो है वो अपनाना आवश्यक है। क्यों? सरकार ने कोशिश क्या की है, हम लोगों ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात की थी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रयास ऐसे हैं जो प्रदूषण हो चुका है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, चीजें खराब हो गई उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, ये पहले से ही ऐसी कोशिश करता है कि चीजें खराब होना, इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। अच्छा, धारणीय विकास को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, फिर सतत विकास बोलते हैं। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी को इस प्रकार पूरा करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना करो, जैसा समझ लो हमारे यहाँ कुछ होते हैं ना, बहुत करप्ट नेता होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि 7 पुरखे उनके खा लेंगे, 7 पीढ़ियां उनकी खाती रहेंगी। तो मान लीजिए कोई एक परिवार था, उसमें बहुत ज्यादा जायदाद थी, उनके पुराने जमाने में जमींदार वगैरह बन जाते थे, मान लीजिए कोई है। अब बच्चे नालायक निकल गए, उन्होंने कुछ काम धाम किया नहीं, तो बच्चे क्या करने लगे, अपना जो भी पैतृक संपत्ति थी उसका हिस्सा आधा खा गया।
तो अब आगे की जो पीढ़ी है उनको सिर्फ आधा ही तो मिलेगा, चाहे जितनी पीढ़ियां आ जाए। दूसरी पीढ़ी भी बहुत नालायक निकल गई, वो भी आधा हिस्सा खा गई, ठीक है। तो अब जो तीसरी पीढ़ी आएगी वो सोचेगी कि हमारे बाबा तो इतने ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, समझ है। तो क्या हो जाएगा कि वो जो संपत्ति खा गए ये लोग, उसकी वजह से जो आगे आने वाली पीढ़ियां है ना, वो क्या करेंगी, इनको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं करेंगी, ठीक है। अभी भी एक लड़की है जो छोटी सी कुछ 13-14 साल की उम्र थी उसकी, ग्रेटा, वो स्वीडन की है, स्वीडिश लड़की है, जिसने बहुत ही ज्यादा जो दुनिया भर के पॉलिटिशियंस हैं उनको अपोज किया है, ये कहते हुए कि आप लोग आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसका तो ध्यान ही नहीं रख रहे हो। तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ये संपत्ति है वैसे ही पर्यावरण भी संपत्ति है, और अगर हम लोग इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो हम आगे वाली पीढ़ी को कुछ छोड़ करके नहीं जाएंगे, तो आगे वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएंगी ठीक से। तो वो होनी चाहिए, लेकिन क्या हम आज की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं पूरी ना हो, ये भी नहीं है। क्या है, आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना है, ऐसा नहीं कि नहीं पूरा करना है, पूरा करना है, लेकिन भविष्य की पीढ़ी जो है उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो, उसमें कोई बाधा ना हो, इस बात को इंश्योर करना है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास या फिर सतत विकास, ठीक। अच्छा, और क्या है, यही हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हम लोग ने इतना ही पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा हुआ था, जल्दी जल्दी हम लोग क्विक रिवीजन किया हुआ है। अब हमारा बचता है लास्ट चैप्टर, ठीक है। तो उसको भी हम लोग काफी अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर तक अब इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।